जश्न आज़ादी मुबारक। सलाम पाकिस्तान, सलाम 67 न्यूज़ HD। आज का जो शो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि हमारे साथ आप लोगों की पसंदीदा शख्सियात मौजूद हैं जो कि हमारी 67 न्यूज़ HD टीम का सरमाया है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमारे वजूद में आया। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो आज भी गुलामों वाली है। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिग्नल पे रुकने के बजाय ना कहते हैं कि जी हम बड़े टेंशन में है जी, हमारा जो है ना बड़ा भाई है, तो बड़ा MP है, MNA है, तो हम सिग्नल पे नहीं रुकते जी, हम किसी की कोई परवाह नहीं है। आज भी अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में चले जाए ना, वहाँ पे आप लोगों को सिग्नल की भी पाबंदी करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप लोगों को सारे रूल्स वो मानने पड़ेंगे। अगर आप कोई रूल तोड़ेंगे आपको उसका फाइन भरना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का आपको लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि ये कहूँगा कि हर सांस के साथ आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोगों की आंख एक आज़ाद मुल्क में खुली है। क्योंकि जब तक इंसान आज़ाद नहीं होता तब तक इंसान की ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। आज भी पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जो कि गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। आज भी उन पे जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। आज भी जो ताकतवर तबका है वो गुलामों पे बहुत तशद्दुद कर रहा है, और इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो हमारी जो शख्सियत हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। तो आज का दिन बहुत खुश तो मिल गई है, लेकिन जो हमारी सोच है आज भी गुलामों वाली है कि हम कहते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो एक छोटी बन के रह गई है। तो इसके मुतल्लिक हम बात करते हैं हसनैन भाई से, वो क्या कहना चाहते हैं इसके। देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा, मैं मुस्तफ़िक करता हूँ फिदा हुसैन से, जो कि उन्होंने पहले बात की। हमारा कल्चर इतना डिफरेंट नहीं है दूसरे ममालिक से। हमारा कल्चर हर जगह पाया जाता है। हमारी कल्चर की एक इज़्ज़त है, हमारे बच्चे की, हमारे दीन की इज़्ज़त है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर इस कौम की नई नस्ल को ये हक होना चाहिए आज़ादी का कि वो अपनी तालीम, अपना मुकद्दर लिखे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर बंदे के अंदर एक है। अभी भी मैं अगर सर्वे एक दिन गूगल पे सर्च किया था कि पाकिस्तान की 65% आबादी ने जो है ना पिछले जो इलेक्शन गुजरे 2018 का, उसमें उन्होंने वोट दिया है कि पिछले जो 2013 में इलेक्शन हो गए थे उनमें उन्होंने 22% पाकिस्तान की जो है टोटल आबादी में से वोट आया था। तो यानी कि अवाम में बेदारी आ रही है, लेकिन अभी भी मुकम्मल जो आज़ादी है ना वो अभी किसी के ना ज़हनों में आई है ना बात आई है। और जो तालीम की बात करें तो अभी भी हम लोग किसी सिग्नल पे रुके, किसी भी जगह पे रुके, छोटे छोटे बच्चे बुक्स लेके, पेंसिल लेके वो सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं जी? हमें पैसा कमाना है, रोजी रोटी रात की पूरी करनी है। तो अभी भी लोगों की सोच वही पुरानी है कि जी हमारे बच्चे पढ़ के क्या कर लेंगे, हम लोग डिग्रियाँ लेके क्या कर लेंगे, तो हम लोग इतनी तालीम हासिल करके क्या कर लेंगे। तो ये वाली सोच जो है ना, इस सोच को हमें ख़त्म करना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं सर? आपका अभी हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। अगर ये एग्जांपल ले लें, आप अपने घरों की ले लें, लोग घरों को साफ कर लेते हैं, लेकिन बाहर भी कूड़ा पड़ा होता है, लेकिन उसे कोई लोग नहीं उठाता। उसे वो ये समझते नहीं हमारा घर साफ है तो ठीक है, बाकियों का क्या है, वो बुद्धि होता रहेगा साफ। यहाँ से देख लें, हम अभी आज़ाद नहीं है जब तक हम अपने इर्द गिर्द सबको लेकर साथ न चलें। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कल्चर ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं तो उनको घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उन पर मतलब पर्दा किया जाता है कि आप लोग घर में रहें, जो भी काम होता है वो मर्द ही करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आज़ाद हैं। हमारी माँ बहनों को भी मतलब बाज़ारों में काम करना चाहिए, लोगों को भी जो हमारे मतलब सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। वैसे सुहेल भाई, अगर आप माइंड ना करें तो क्या एज अ मुस्लिम हमारा ये दीन हमें इजाजत देता है कि हमारी औरत जाके बाजार में काम करे? बिल्कुल। आप जंगें बहुत थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अच्छी तरह याद है, शायद जंगें बहुत थी या जंगें बदल, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन जब उस टाइम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इरशाद फरमाया था, जो औरतें थी वो आई थी और उन्होंने जंग में भी हिस्सा भी लिया था, और जो लोग वहाँ पे शहीद होते थे वो उनकी मरहम पट्टी के लिए भी आते थे। सलमान भाई, वो बात तो ठीक है कि मरहम पट्टी की हद तक आती थी। अब उस इस्लाम ने औरत को बहुत मुकाम दिया है, लेकिन ये जो मुकाम है ये उस हद तक मुकाम नहीं दिया कि औरत आके इंसान पे वार करे या इंसान के साथ लड़े। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि औरत के ऊपर, औरत को ये नहीं
हक है कि वो जाके आके बहस करे और आके लड़ाई झगड़ों में या इस तरह अपना हक लेने का उसे हक है और अपना जो हकूक है उनको लेने के लिए वो लड़ सकती है, वो अदालतों में जा सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन जो है हम ये कहें कि औरतों को बिल्कुल कैद करके अगर घर पे बैठा दिया जाए, उन्हें जॉब करने की इजाज़त ना दी जाए, इस्लाम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ना मैंने आज तक ऐसा किसी जगह मैं में पढ़ा इधर है। इस्लाम की एक बात बताना चाहूँगा कि जन्नत की मेरी सिस्टर ने बताया था माशाल्लाह से, तो उन्होंने बताया था कि जन्नत का हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, जो जो उसी में चीज़ें हैं, जितनी भी ज़्यादा कीमती है, दुनिया की एक औरत के दुपट्टे से ज़्यादा कीमती है। ये आप ये आपकी बात वो दूसरी तरफ एक नया टॉपिक चला जाता है, तो हम मैं- इस पे मजीद डिस्कस। सलमान भाई यहाँ पे आपकी एक बात काटना चाहूँगा कि इस्लाम ने इजाज़त दी है कि औरत आए काम करे, लेकिन हम जो इस्लाम ने आज़ादी दी है हम उस आज़ादी को ले जाते हैं यूरोपियन कल्चर की तरफ। बिल्कुल ये बात है। आप आए, ठीक है, मुसलमान औरत काम कर सकती है, वो सब कुछ काम कर सकती है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते यूरोपियन कल्चर के साथ। हमारी औरत आए, बापर्दा तरीके से आए, अपना काम करे और काम करके जाए, जी बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि ऐसा अंग्रेजों वाला सिस्टम। मैं इस पे ये बात बोलूंगी कि जब कोई बात आ जाए ना औरत पे, उस टाइम पे हम इस्लाम को ले आते हैं। आगे पीछे हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज तो ये कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये ये हो बात रहा तो है। गुलामी की है ना, हम लोग आजाद हो गए हम हैं, आजाद तो लेकिन लेकिन सोच हम में अभी उनके भी पीछे गुलामी भाग है। रहे हैं। हम अपना वेस्टर्न, हम सारा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का कल्चर क्या था, हमारे और उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस्लाम में और उनके मज़हब में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मगर जिस तरह से जब फिदा ने बात की, बात इस तरह से जब लड़कियों पे आए, खास तौर पे हम इस्लाम को ले आते हैं। क्या आगे पीछे किसी को इस्लाम किसी बात पे याद नहीं आता? हमारा तो कल्चर, हमारी सोच, हर चीज़ गलत तरीके पे जा रही है। जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा मोस्टली बेशक गुनाहगार हैं, बिल्कुल एक सीधे राह पे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हैं हम। कि मुसलमानों के रास्ते पे हैं, मुसलमानों हम जैसा मुसलमान भी हैं, हम हम आज़ाद भी हैं, लेकिन जो हमारी सोच है और जो हमारा दीन है वो उस तरीके से मजबूत नहीं रहा। बिल्कुल। जो हमने कौन करेगा इसे मजबूत? सलमान भाई मेरा यहाँ पे उसको हम क्वेश्चन लोग है, नहीं कौन करेगा हमें मजबूत? खुद है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो कहते हैं लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे हमारा जो मुआशरा है, यहाँ पे यही बात होती है ना कि अगर औरत को हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना तुमने, तो वो कहती है ले तुम कौन सा करते हो। हालांकि अल्लाह ताला ने जो इंसान को, जो मर्द को वो दिया है ना रुतबा दिया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर मैं अपने बाद दुनिया में किसी को सजदा करने की इजाजत देता ना, अगर तो जिस- औरत मर्द को जिधर सजदा मर्द करती का है। रुतबा है ना, उधर औरत का भी है। औरत का भी है, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन औरत को भी मर्द की बात माननी चाहिए। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस्लाम की रूह में मतलब कि जो औरत है ना वो मर्द के हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि अगर किसी के साथ कोई शादत भी लगती है वो औरत की दुआ लगती है, मर्द की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। और जो आपका सलमान भाई क्वेश्चन है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं मगर हमारी जो सोच है वो भी गुलामों गुलामी की वाली है। सोच है। तो इकबाल साहब का एक शेर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद है तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। बिल्कुल क्योंकि उनका इधर कहने का मतलब ये है कि आप उनका कसूर नहीं है, आप खुद मतलब कि उनके कानून को फॉलो करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनसे एड लेते हैं। मतलब कि अब हमारे हुक्मरान है वो उधर जाके मतलब कि भीख मांगते हैं उनसे ऐसे कि हमें एड दें, हम जाकर अपना मुल्क चलाएं। और इससे जो मेरा नजरिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारी जो तलीमी निज़ाम है वो बहुत नाक़िस है। क्योंकि तलीम अच्छी हो, अच्छा मतलब कि सबकी ग्रेजुएशन हो, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा तलीमी निज़ाम हो, उससे लोगों को अच्छी सोच आती है। जब गुलामी की बात आती है, अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है ना, मतलब कि वडेरा कल्चर, एक सरदार कल्चर, जिसके अंदर सिंध के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर है, तो वो मतलब कि अपने जो इर्द गिर्द है उनकी राय है, जो उनके रैयत है, उनको जो बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं देते। वो कहते हैं अगर ये काम करेंगे, ये पढ़ेंगे, तो हमारे शूज किसने पॉलिश करने हैं, हमारे कपड़े किसने धोने हैं। मतलब कि इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए हमें। मतलब कि ये जो सरदारी सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है, तो इसके ऊपर हमें गौर करना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि ताकि इसको ख़त्म किया जाए और हमारी जो जनरेशन है उसको तलीम की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल। ताकि हम ये अपनी जो गुलामी वाली सोच है उससे बच सकें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग सकाफत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बाकी जो बाहर वाली कंट्रीज हैं वो अपनी सकाफत पे
उसको ग्रिप दे के उसको सकाफत को सब बार बार शो करवा के वो तरक्की करती जा रही है, और हम लोग अपनी सकाफत को छुपा रहे हैं, और जो यूरोपीय ममालिक हैं, बाहर वाले दूसरी कंट्रीज हैं, उनको कॉपी करके अपनी सकाफत में लेके आ रहे हैं। तो इसके मुताबिक आप बताएं क्या कहें? सकाफत की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर सबसे जो बड़ा मसला है वो मतलब आप मोबाइल को ले लें। हम मोबाइल पे आए, हम हमारी गेम्स थी, इसके अंदर मेले थे, उसके बाद उर्स थे, कबड्डी थी, जो भी मतलब कि हमारी कल्चर्स की गेम्स थी, उनको मतलब कि पीछे करके जो कंप्यूटर की गेम है उनको आगे किया जा रहा है, ठीक है। और ये एक साजिश है, मैं कहता हूँ कि हमको अपने कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, और ना ही जो भी हमारी सकाफत है हमारी उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और हमेशा पाकिस्तान मतलब कि एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री और एक सकाफत के लिहाज से पहचाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सकाफत को मतलब के ऊपर लेकर आए, बजाय कि इसको पीछे करें जिससे हमें नुकसान भी हो, और हमारी जो न्यू जनरेशन है मतलब कि वो इसे भूल जाए, और इससे ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात इस से पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं, लोगों दुनिया के ऐसे ऐसे ममालिक देखते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें नशर होती हैं जैसे कि म्यूज़ियम में, आर्किटेक्चर में, और तरह तरह के गैजेट्स जो कि आप मूवीज़ में भी देख लें। काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ हैं, ब्लॉकबस्टर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इनके अंदर उनका कल्चर एक्सप्रेस। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सकाफत के ऊपर कि हमारी जो सकाफत है, जैसे अली भाई ने पहले बात की है कि सकाफत जो है हमारी वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस पर ये जो हमारे सोहेल भाई है ये भी बात करना चाहते हैं। मैं सकाफत के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में पतंगबाजी, उसके बाद कबड्डी, पोलो का खेल, उसके बाद कबड्डी, ये सारी चीज़ें बहुत कुश्ती, आम पहलवानी, थी, ये आम सकाफत हमारी। आम सकाफत है। तो हमारे मतलब पतंगबाजी पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदी आयद की गई, लोग इसकी तरफ से मतलब रुझान कम हो गए। उसके बाद अगर कबड्डी वगैरह का मैच वगैरह होता था तो वहाँ पर लोगों को जाकर पुलिस वाले बताया करते थे कि ये मतलब कबड्डी का मैच ना करो, यहाँ पे दहशतगर्दी हो सकती है। इस तरह लोगों को डराया धमकाया जाता है, उन लोगों के पास रुझान कम किया जा रहा है, इस वजह से हमारी सकाफत दिन ब दिन कम हो रही है। बिल्कुल, वाकई ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि हमारी जो सकाफत है ये बिल्कुल ही एक किस्म की ना ख़त्म हो रही है। हमें अपनी सकाफत को जो है ना वो उसको ऊपर लेके आना चाहिए, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम अपनी कबड्डी का जो शो है, हमारा जो कबड्डी के पहलवान है, तो वो अगर हम लोग उनको प्रमोट करें, तो उन्होंने ये इंडिया को जो है ना फाइनल में हराया है, और इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड कप वो लेके आए हैं, तो हमें चाहिए कि उनको प्रमोट करें, अपनी सकाफत को आगे लेके जाएं। मैं तो सबसे पहले तो ये जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो मीडिया स्टाफ है, हमारा जो टिकटॉकर स्टाफ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्हें चाहिए कि जो हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं, हमारी सकाफत है, सिर्फ कबड्डी नहीं है, बाकी जो कि हमारा कौमी खेल भी है, इसको भी प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि हॉकी नाम ही नहीं जानते, हॉकी कैप्टन कोई पता नहीं, हॉकी प्लेयर्स कोई पता नहीं, क्रिकेट वहाँ पे सर्च करें तो क्रिकेट का सर्च करें पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है कि जी ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये कैप्टन है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, और ये जो है कीपर है। तो इसलिए हमारी जो सकाफत है उस पर हमें जो है ना वाकई तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं अगला सवाल तो ये करना चाहूँगा कि हमारी जो तरबियत है ना वो उसमें बहुत कमी है। तालीम तो है, लोगों के पास तालीम तो है, वो कहते हैं जी हमने ऑक्सफोर्ड से जो डिग्री हासिल की है, लेकिन तरबियत जो है ना उनमें बिल्कुल बहुत कम आ जाती है। तो इस पर बात आप क्या कहना चाहिए? मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। हमारे मुल्क में तालीम तो बहुत है लेकिन तरबियत की बहुत कमी है। आज किसी भी बड़े ऑफिसर को देख लो, जो ऑफिस में सर्वेंट होता है वो उसके साथ क्या बिहेव करते हैं। अगर तो आप उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं तो मीन्स आपकी तरबियत अच्छी है, लेकिन हम लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं तो क्या मतलब, क्या हम उसको क्या फील नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये हमारी तरबियत में प्रॉब्लम है कि हम अगले को रिस्पेक्ट नहीं देते। हम कहते हैं कि भाई मैं तो ये चीज़ हूँ सो मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब तो इक्वल है ना। तो इसलिए हमें अपनी तरबियत से बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सनाफ्ता आप बिल्कुल जैसे बात ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि एक इंसान है वो स्टार्ट से ऐसे उसकी तरबियत ठीक। पेरेंट्स तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी बच्चे की तरबियत लेकिन प्रॉब्लम तरबियत में कहीं ना कहीं आ जाती, कंपनी मैटर करती है, कुछ भी ये फॉल्ट तो आते हैं एक ना। पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को 3 साल की उम्र में स्कूल डाल देता है, कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए डाल देता है, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता मैंने है। पेरेंट्स को ब्लेम नहीं किया, मैंने तो पेरेंट्स का नाम पेरेंट्स की ब्लेम की बात है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि एक इंसान स्टार्ट से उसकी तबीयत खराब नहीं होती। जब एक इंसान होगा वो उसे स्टार्ट से तरबियत दी जाएगी, कैसे तरबियत की उसकी, कि उसको हर चीज़ सिखाई है। लेकिन अब वही इंसान जब बाहर जाएगा, बाहर की दुनिया को देखेगा, वहाँ पे गाली गलौच होती है, झूठ होता है,
और बहुत सी इस तरह की चीजें होती है, जब वो उन चीजों को देखता है तब उसकी तरबियत खराब वही होती चीज़ है ना, कंपनी मैटर करती है, तो हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि जो चीज़ हम सीख के हैं ना, हम कहीं बाहर पे जा रहे हैं ना, तो हम कंपनी का खुद पे इफेक्ट ना होने दें, अच्छी चीज़ें जरूर सोसाइटी सीखें। जो है, अगर हम किसी सोसाइटी को ज्वाइन करें तो वो एक अच्छी होनी चाहिए, ना कि कोई बुरे लोग होने चाहिए जो कि शराब नशे या इस तरह की जो चीज़ें या ऑब्वियसली जो कंपनी हम ज्वाइन करेंगे वो हम पे जरूर करेगी इफेक्ट। मैं इधर बात ऐड करना चाहूँगा जी जी कि ये जो तरबियत है ये नेचर वाइज होती है। जैसे कि नेचर में आपका कैसे आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की, कैसे आपके जिनसे आबा अजदाद थे, तो उनकी नस्ल दर नस्ल नेचर वाइज ही हमारी नेचर वाइज ट्रांसफ़र होता रहता है। तरबियत एक ऐसा मौजू है जिस पे हम तादाद बात करें तो वो ख़त्म नहीं होगा। मैं बाबा जी यहाँ पे एक ना बात आपको रिपीट, बाबा जी नहीं कहना, तो मैं भाई आपको ना एक यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा जो आप कह रहे थे कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये हमें जेनेटिक्स ट्रांसफ़र होती हैं, हमें नस्ल दर नस्ल मिलती हैं ये, बट ना इसमें हमारी तरबियत में सब लोगों का कुछ ना कुछ किरदार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हमारे घर वालों का बिहेवियर, हमारे बहन भाइयों का बिहेवियर, रिलेटिव्स का बिहेवियर, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स का बिहेवियर। तो एक बंदा है, जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल लूँगा कि तरबियत है, उसकी तरबियत हुई है, ठीक है, उसे अकेला रखा गया है, तो उसकी जो तबीयत होगी वो चिड़चिड़ा बना रहेगा, वो 4 लोगों में बैठ के बात नहीं कर सकेगा, हिचकिचाएगा, गुस्सा आएगा, हंसी मजाक में वो फील करेगा। तो इस तरह से हर चीज़ बंदे के ना जो तरबियत पे डिपेंड करती है। और अच्छी तरबियत के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पे सब पेरेंट्स को कि हमें अपने बच्चों को छुपा के नहीं रखना चाहिए, हमें उनके सामने दीवार बन के नहीं खड़े होना चाहिए। ठीक है, मुश्किलात में आप उनके सामने दीवार बन के खड़े हों ताकि मुश्किल उन पे ना आए, लेकिन ना अपने एक दायरा महदूद दायरे में रह के उन्हें दुनिया के सब कुछ बताना चाहिए कि ये बातें हो रही हैं दुनिया में। आ जाती है ना कि बीच में कुछ पेरेंट्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कि उनका एक ही बेटा है, तो वो डरते हैं कि यार हमारे बेटे को कोई बुरी लत ना लग जाए, किसी दोबारा लड़के के हाथ ना आ जाए, तो इसलिए वो ये नहीं इसी पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा। एंड बात ये आती है कि पेरेंट्स कैसे उनको टीच करते हैं। पेरेंट्स को उनको हार्ड भी होना चाहिए, नॉर्मल भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा एक्सट्रीम भी होना चाहिए, क्योंकि जिनके स्टडी बताती है, जिनकी माएँ वगैरह अम्मा हुजूर जो सख्त थी, आगे जाके उनकी औलाद आखिर में उनके लिए ही अजर का बायस बनी, वो कामयाब हुए। ये स्टडी बता रही है आज की, और साइंस तो आज से कितने 1400 साल पहले शुरू हो चुकी है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, अगर माशरे की माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। हमारी माएँ आजकल पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो जब अपने ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए जाती है, वो बच्चों को घर छोड़ जाती है, फिर उनके ऊपर जो मतलब काम करने वाली आंटी होती है, तो वो बच्चों को अपने लिहाज से जो उसकी अपनी तरबियत होती है, फिर वो उस तरह की तरबियत दे रही है ऐसी। तो इस तरह हम लोग मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर हम लोग सिग्नल पर देखें, मतलब जब वो गाड़ी वगैरह पे जा रहे होते हैं तो कुछ मांगने वाला उनके पास आ जाता है, तो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। ये भी एक मतलब पढ़ा लिखे होने के बावजूद उसके अंदर तरबियत की कमी है। बिल्कुल जी सलमान भाई, मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमारी तालीम की भी कमी है, क्योंकि हम देखें कि सेकंड ईयर के अंदर वो जो उन्होंने मिस्टर चिप्स का एक मज़मून दिया हुआ है, उधर इनको चाहिए कि एक ऐसा मज़मून ऐड करें जैसे हज़रत उमर थे, मतलब कि उनके बारे में बताया जाए, उनकी मतलब कि लाइफ के बारे में बताया, उस्मान थे, हज़रत मौलानी थे, सबके बारे में बताना चाहिए, हज़रत अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाए कि उन्होंने कि कैसी तरबियत हुई, कैसे उन्होंने बिल्कुल लोगों को दिया। तो ये भी इसके साथ कमी है। और जो बंदा एक पढ़ लिख जाता है, जैसे कि अनफाल ने बात की कि ऑफिस के अंदर कोई ऑफिसर होता है, तो वो अपने जो उसके नीचे वाला तबका होता है उसके साथ उसका अच्छा सलूक नहीं होता, बहुत बुरा बिहेव होता है। ये चीज़ तालीम जो होती है ये इंसान के अंदर गुरूर भी ले जाती है। तो किसी ने लिखा है कि इंसान की पहचान इल्म से नहीं अदब से होती है। इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था मगर अदब से वो महफूज था। तो इंसान को चाहिए कि इल्म के साथ साथ उसका अदब और उसकी तरबियत होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात जो यहाँ पे आपने की है ना, बाकी बहुत अहम बात है कि अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी का अमली नमूना है वो पढ़ लें तो बेशक हम
कोई शक नहीं इसमें कि हमारी तरबियत में किसी चीज़ की कमी होगी। आज अगर आप लोग कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों उनकी ज़ुबानों से इतनी गंदी लैंग्वेज मैंने सुनी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि ये जो गंदी लैंग्वेज अगर आप ज़ुबान से यूज़ करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, उसका कुछ नहीं जा रहा, आपका जा रहा है। उसकी नज़र में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपको वो वैल्यू देना छोड़ देगा, आपका जो मुकाम था वो उस मुकाम को वो छोड़ देगा। ठीक है, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप घर के बड़े हैं, भाई हैं या वालदैन हैं, ठीक है, कोई भी हैं आप, ठीक है। मैं ये पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि सिर्फ एक ही बंदा, सबको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वो हिसाब है कि अगर देखिए यहाँ पे यही बात है कि जो इखलाक है ना, इससे आप किसी का दिल जीत भी सकते हो और आप दिल से उतर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आपके अल्फाज की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। 14 अगस्त के मुतालिक मैं एक बात करना चाहूँगा कि 14 अगस्त मार्ज़ वजूद में क्यों आया। हमने पहले तो बातें कर ली, 14 अगस्त इसको को क्या करना? पाकिस्तान पाकिस्तान एक जो- मिनट, वीडियो वैसे भी एंड होना तो कर देगा। बात में लेके आना चाहूँगा। पहले तो हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिया 14 अगस्त के मुतल्लक, आज़ादी के मुतल्लक और कौन कौन से कंट्री आज़ाद हैं और क्या है। तो सबसे जो अपने ऊपर बात करें कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में क्यों आया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी, हमारे बुजुर्गान ने इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी, इस पे आप लोग अपने बात करते हैं जनाब। जी सर, मैं इधर सलमान भाई ये बात ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान वजूद में क्यों है। क्यों देखिए, दो कौमें थी यहाँ पे, एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे। जो कायद-ए-आज़म थे उनका ये नज़रिया नहीं था कि पाकिस्तान मतलब एक अलग मुल्क बने। कायद-ए-आज़म का नज़रिया ये था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए और हिंदू और मुसलमान वो एक साथ रहें। लेकिन इलामा इकबाल ने ये बात की थी, इकबाल साहब ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इनका मज़हब अलग है, इनकी रस्म और रवायत अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए पाकिस्तान को वजूद में लाया गया ताकि ये अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें पाकिस्तानी और इस्लाम को फॉलो कर सकें और इस्लाम की बताई हुई तालीम के ऊपर अमल करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं आपकी बात में इजाफा करना चाहूँगा कि 14 अगस्त जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम लोग झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं दीवारों पे। तो जब वो 14 अगस्त गुजर जाती है तो मैं देखता हूँ अक्सर के गलियों बाज़ारों में वो 14 अगस्त की जो झंडियाँ होती हैं पाकिस्तानी, जिन पे झंडे बने होते हैं, वो गलियों में ऐसे रोड पे पड़े होते हैं। तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए। 14 अगस्त के साथ साथ ये नहीं कि बंदा झंडियाँ घर पे लगा ले या झंडा लगा ले, उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत जो होती है वो इंसान के दिल में होती बिल्कुल है इसमें और इंसान को हर वक्त हर लिहाज पे ये अपने मुल्क के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर उसकी कुर्बानी जिधर भी अपने मुल्क के लिए ज़रूरी हो, वो उधर अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो उसको करना चाहिए। यही और बात ये है कि मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने 14 अगस्त को ही अपने जो पाकिस्तान है इससे प्यार का इजहार करना है। हम एक आज़ाद कौम है, हम तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम 14 अगस्त में हम इससे प्यार का इजहार करें। और जैसा कि झंडियों वाली बात की है, ये तो वाकई लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये हमारा परचम है और इसको हमें बहुत इज्जत देनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपना किस्सा छेड़ूंगा। बचपन में हम जो है ना बड़े खुश होते थे, चिड़ियाँ स्पेशल खरीद के लाते थे, बिल्कुल ऐसे ही। आटे से बुन के धागे के साथ लगा के एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाना। तो ये जो पैट्रियट सिस्टम होता था, ये जब मैं स्कूल जाता था ना, नर्सरी क्लास में, प्राइमरी क्लास में, सबसे पहले जाके असेंबली में खड़ा होना है, अटेंशन, तराना पढ़ा जाना है ऊंची आवाज से। तराना फिलहाल मुझे याद भी नहीं, पर मैंने उसको इतनी दफ़ा माइंड में रिपीट किया हुआ है, इतनी दफ़ा रिपीट किया कि पैट्रियटिज्म पैदा होता है। तो ये एहसास है एक अपना मोहब्बत वतन। मैंने इतना कुछ खास इसको कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इतना पहली तरह ग्रीन शर्ट में। ठीक ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम लोग झंडियों की जगह पे हम लोगों को जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें फातह ख्वानी करनी चाहिए। तो हमें मतलब मज़ीद अपने अंदर जज्बा पैदा करने के लिए स्कूलों कॉलेजों में फंक्शन वगैरह करने चाहिए, मुख्तलिफ नगमे मतलब गाए जाए, तकरीरें हो जाए, ताकि बच्चों को मज़ीद हमारी जो आने वाली नस्ल को जोश मिले, तो हमारे अंदर मतलब मज़ीद जज्बा पैदा हो। मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ डे ऑफ सेलिब्रेशन। ये हमारा आज़ादी का दिन है और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट लाजमी नहीं है कि हम झंडियाँ लगा के करें ये वो, बट ये किसी हद तक ज़रूरी भी है। हमें ये झंडियाँ, ये झंडे ज़रूर लगाने चाहिए, इसलिए कि ताकि हमें इसके जो
जो इसका भरम है, जो इसका तकद्दस है ना, उसका हमें पता चलना चाहिए। हम खुद भी जो हमें मालूम है या मालूमात इकट्ठी करें और हम अपने बच्चों को भी बताएं कि ये जो परचम है ये सिर्फ एक वो पर्ची पे बना हुआ ये कोई आम सब्ज रंग और वाइट रंग और सितारा नहीं है। इसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और ये ना कि सिर्फ हम इसे लगाएं और लगाने के बाद छोड़ दें, बल्कि हम इसे लगाएं और हमेशा दुआ करें कि अल्लाह इसे हमेशा इसे बुलंद रखना और ये लहराता रहे। तो इसलिए हमें अपने ये लगाने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है, मुसलमानों को आज़ादी मिली थी। तो ये डेफिनेटली हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं सेलिब्रेशन करूँगा। बिल्कुल जैसे पिता हुसैन ने भी बोला है कि इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट हो, साल में 365 दिन होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें जैसा कि साल में 365 दिन होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें हर दिन इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके लिए कोई मखसूस डे ये है कि मखसूस डे है, इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमें अदर डेज में भी इसे रखना चाहिए आगे। हमें आगे तो रखना चाहिए, लेकिन सना हम ना ये जो 14 अगस्त है ये सिर्फ हम खुशी मनाने के लिए नहीं इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवानों की जो खून बहा है, हम उसे याद करने के लिए उनकी याद में जो नगमे पढ़ते हैं, जो हम अरेंजमेंट्स करते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि 14 अगस्त का डे आएगा तभी आप अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखेंगे। बहुत से डे होते हैं, आप हर वक्त उन्हें याद रखेंगे। आप पूरे साल उन्हें याद रखेंगे हमारे आबाओ अजदाद ने किस तरह इस मुल्क को हासिल किया, इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमें हर पल उनका शुक्र अदा करना चाहिए। आप सना जी, यहाँ से मैं आपकी एक बात काटना चाहूँगा कि हम ठीक है, आप कहती हैं हमें और भी दिन सेलिब्रेट करने चाहिए। माइंड नहीं करना एक बात का, क्या आपको आपके दादा की डेट ऑफ हयात है? आपके दादा डेट ऑफ डेथ या कुछ ऐसा मालूम है आपको? नहीं, कुछ नहीं मालूम है हमें नहीं पता कि कौन कब कौन पैदा हुआ या कौन फोत हुआ। हम उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, तो इस चीज़ को याद करना चाहिए। देखें, जो कुर्बानियाँ वो अजीम हस्ती देखेंगी और जो ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर आ जाता है कि डेथ इज एंड। मैं कहता हूँ जब बंदा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, वो भी खुशी होती है। जब वो दुनिया में रहता है वो भी खुशी होती है। जब वो दुनिया से चला जाता है वो भी खुशी होती है। वो तीन चीज़ें छोड़ के जाता है, अमाल, औलाद और इसका सदका जाता। ये तीन चीज़ें आप सर्च करें, किसी को हंस के देख लेने से भी हो जाती है, किसी को प्यार से मोहब्बत से देख लेने से भी, अपने वालिदैन को खुशी से देखें। ये तीन चीज़ें हम छोड़ के जाते हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद ने हमारी जान दे के, अपनी जान दे के छोड़ के दी। और मैं फ़ख्र से बात करूँगा कि मेरे दादा वो नेवियस थे माशाल्लाह। मोहम्मद अजीम इमाम दीन बलंदा उनका नाम था। तो मेरे जो दादा को उनका नाम भी हाजी इमाम दीन था, लेकिन वो नेवी के नहीं थे, वो इधर गांव के देहाती थे। अच्छा अच्छा, इमाम दीन जी, तुसी तो भी इमाम बने जी। तो इसी के साथ जो हम आज का शो है वो अपना इख्तिताम पजीर लाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।